साप्ताहिक राशिफल यानी पूरे सप्ताह कैसा रहेगा हमारा आपका हम सब का दिन कैसे करनी चाहिए हमें और आपको अपने दिन की शुरुआत कौन सी है वो सावधानियां जो हम घर से बाहर निकलते हुए उन्हें ध्यान में रखें जानेंगे सब कुछ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार मिश्र और आप देख रहे हैं साप्ताहिक राशिफल। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे आचार्य प्रदीप राहल जी। तो प्रदीप राहल जी से जानेंगे कि कैसा रहेगा हमारा आगामी सप्ताह। प्रदीप जी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसा रहेगा आपका आगामी सप्ताह। क्या कहते हैं आपके तारे, क्या कहती है आपकी कुंडली। आपको बता दें कि सबसे पहले हम कुंडली के बारे में जानेंगे और उसके बाद एक सवाल जो हमारे आपके हम सब के मन में अक्सर उठता है कि मांगलिक दोष क्या है और इस मांगलिक दोष का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि खासकर हम आप अक्सर देखते हैं कि जब भी शादी की चर्चा होती है तो मंगल दोष जरूर देखा जाता है, चाहे वो लड़के की कुंडली हो चाहे वो लड़की की कुंडली हो, और मंगल दोष पहले देखा जाता है फिर तब कुंडली का मिलान किया जाता है। इसके बारे में प्रदीप जी तमाम भ्रांतियां भी हैं लोगों के मन में, तमाम तरह के सवाल भी हैं लोगों के मन में, और ऐसे में उसके बारे में जरूर हम जानेंगे कि आखिर में मंगल दोष होता क्या है और इसके प्रभाव या दुष्प्रभाव क्या पड़ते हैं हमारे जीवन में। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राशिफल से। तो सबसे पहले 3 राशियां, मेष, वृष और मिथुन जी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। अभी मंगल ने अपना राशि परिवर्तन किया है, तो हम एक एक राशि के बारे में जानें उससे पहले सबके लिए एक सावधानी बरतने की आवश्यकता है अगले 1.5 महीने के लिए, क्योंकि अभी मंगल शनि का म्यूचुअल एस्पेक्ट हो रहा है हर किसी की पत्री में, या कि क्योंकि मंगल अभी वृश्चिक में आ गए हैं, शनि महाराज कुंभ में चल रहे हैं, तो दोनों का म्यूचुअल एस्पेक्ट है। वहीं पे सूर्य भी इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे में आपको हर किसी को, खासकर आप जब भी वाहन चलाएं या जब भी आप घर से बाहर निकलें तो आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। ये सभी के लिए लागू होता है, क्योंकि ऐसे में कुछ सडन ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से कुछ एक्सीडेंटल केस सामने आए या कुछ ऐसी अचानक से स्थिति बन जाए जो आपको बैक फुट पे आने पे मजबूर करे। वो डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में किस प्रकार के योग हैं। हर किसी के लिए तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन इन जनरल आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो अभी बात करते हैं हम मेष राशि के जातकों के लिए जो आगामी सप्ताह है ये कैसा रहने वाला है। तो मेष राशि के जातकों के लिए शुरुआत होगी उनकी इनकम बढ़ने से। तो सबसे पहले उनकी इनकम बढ़ेगी, आय के नए स्रोत उनको मिलेंगे, उसके साथ साथ उनका ट्रैवलिंग होगा, मान सम्मान में उनके वृद्धि होगी। तो कुल मिला के मेष राशि के जातकों के लिए आने वाला सप्ताह अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए। तो वृषभ राशि के जातकों की शुरुआत होगी उनकी प्रोफेशनल लाइफ से। वहाँ पर स्टार्टिंग में ज़रूर आपको कुछ तनाव रहेगा, काफ़ी ज़्यादा आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, बॉस के साथ थोड़ी थोड़ी खटपट हो सकती है, लेकिन कुल मिला के आपको जब इसका अंतिम पड़ाव आएगा इस सप्ताह का, तो उस समय तक आते आते आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको ग्रोथ की रास्ते खुलेंगे और आपकी ग्रोथ भी होगी, इनकम भी बढ़ेगी, ट्रैवलिंग भी होगी, और ख़ासकर ट्रैवलिंग आपके व्यवसाय से जुड़ी हुई होगी। तो इनिशियल अगर हम देखें तो थोड़ा सा स्ट्रेस रहने वाला है, लेकिन अंतिम तक आते आते सप्ताह के आपको हर प्रकार से बेहतर रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं हम मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए जो शुरुआत होगी वो आपकी धार्मिक यात्राओं से होगी। इस समय आपका मन धर्म कर्म के कार्यों में लगने वाला है। आप ऐसे में धार्मिक यात्राएं भी करेंगे, पूजा पाठ में आपका मन लगेगा, पिता के साथ आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। तो कुल मिला के आप इस सप्ताह ज़्यादा फोकस करने वाले हैं धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों पर। चलिए अब अगली 3 राशि के बारे में जान लेते हैं, जो है कर्क, सिंह और कन्या। प्रदीप जी। तो कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा नेगेटिव रहने वाला है। शुरुआत होगी उनको स्ट्रेस से, यानी कि उनको कुछ सडन फाइनेंशियल नुकसान हो सकते हैं जिसकी वजह से उनकी हेल्थ पर और वेल्थ पर दोनों पे नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।
संतान पक्ष से भी आपको कुछ हद तक कुछ नेगेटिव परिणाम देखने को मिल सकते हैं, यानी कि उनकी वजह से आपको कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़े जो आप नहीं चाहेंगे। जैसे उनका कुछ एग्ज़ाम को लेकर हो सकता है, उनका पढ़ाई में मन ना लगना, या जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि सावधानी बरतने की आवश्यकता है जब वाहन चलाते हैं। तो अगर आपकी संतान वाहन चलाती है तो उनका कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ एक्सीडेंटल केस सामने आ जाए, तो आपको उनसे संबंधित कुछ टेंशन रह सकते हैं। तो कर्क राशि के जातकों के लिए बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता है, और ऐसे में आपको अच्छे रिजल्ट पाने के लिए हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो कम से कम मंगलवार को आप हनुमान जी को एक चोला चढ़ाएं और उनसे पूजा करें, अर्चना करें कि जो भी कुछ नेगेटिव अगर आपकी लाइफ में चल रहा है तो वो उसको संभाल लें और वो नेगेटिव ना हो। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। तो सिंह राशि के जातकों के लिए उनका जो दाम्पत्य जीवन है, जो वैवाहिक उनका जीवन है, उसमें कुछ अच्छे रिजल्ट उनको देखने को मिलेंगे। अपनी पत्नी को या अपने पति को आप वक्त देंगे, उनके साथ आपका तालमेल बढ़ने वाला है। लेकिन सप्ताह के एंड तक आते आते कुछ हद तक आपके ऊपर स्ट्रेस बढ़ेगा, वो आपका वर्क प्लेस से जुड़ा हुआ होगा। आपको एक्स्ट्रा काम मिलने वाला है, एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा तनाव में महसूस करेंगे। लेकिन कुल मिला के आपके लिए ये सप्ताह अच्छा जाने वाला है। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। तो कन्या राशि के जातकों का सप्ताह की शुरुआत कुछ हद तक बीमारी से जुड़ी हुई चीज़ों से हो सकती है, तो आपको अपने खान पान पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ऐसा हो सकता है कि सप्ताह की शुरुआत में आपको कुछ बीमारियां हों, लेकिन सप्ताह के एंड तक आते हुए बीमारियों से भी आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन आपका अगर कोई पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई कार्य चल रहा था या कुछ आपका कुछ केस चल रहा था, तो उसमें आपको फेवरेबल रिजल्ट मिलने वाले हैं, यानी कि आपको कुछ पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। चलिए अब अगली 3 राशि की तरफ बढ़ते हैं, जो है तुला, वृश्चिक और धनु। प्रदीप जी, तो तुला राशि के जातकों के लिए काफ़ी अच्छा ये सप्ताह रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत होगी आपके प्रेम संबंधों से। अगर आपकी कोई लव लाइफ है तो वो अच्छी रहने वाली है, या अगर आपकी कोई लव लाइफ अभी तक नहीं थी तो कोई ना कोई आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आने वाला है, और वो पार्टनर आगे चल के आपकी पत्नी या पति भी बन सकता है। तो तुला वालों के लिए ये सप्ताह प्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद उनके प्रोफेशनल फ्रंट से, या अगर आप मैरिड हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर भी ये अच्छा रहने वाला है, फाइनेंशियली भी अच्छे रहने वाला है। तो कुल मिला के तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह कुल मिलाकर अच्छा रहने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत आपको अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अपने घर पर आपको समय व्यतीत करना होगा। कुछ हद तक आपके घर पर कुछ कलहपूर्ण जीवन हो सकता है अगर आप वहाँ पर वक्त नहीं देते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर आप वक्त देते हैं तो आपका उसके अलावा, यानी कि आपके माता के स्वास्थ्य के अलावा और पारिवारिक कलेश को अगर हम इग्नोर कर दें, अगर आप वहाँ पे मैनेज कर पाएँ, तो उसके अलावा हर प्रकार से आपका ये सप्ताह उत्तम रहने वाला है। अगर आप कोई वाहन खरीदने का सोच रहे हैं तो वो आप खरीद पाएंगे, आप कोई भूमि लेने का सोच रहे हैं तो वो आप ले पाएंगे। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के जातकों का ये सप्ताह काफ़ी सामाजिक चीज़ों में इन्वॉल्व रहने वाले हैं आप, यानी कि जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके आसपास का सर्कल है, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, उसमें आप काफ़ी समय व्यतीत करने वाले हैं। मनोरंजन से जुड़ी हुई चीज़ों में आप समय व्यतीत करने वाले हैं। आप घूमने, यात्राएं भी आपकी होने वाली हैं। यानी कि कुल मिला के इस सप्ताह आप मौज मस्ती के माहौल में रहेंगे और आपको वहाँ से उत्तम लाभ मिलेंगे। यानी कि आप कुल मिला के अच्छा एक आनंदपूर्ण जीवन, आनंदपूर्ण सप्ताह ये व्यतीत करने वाले हैं। चलिए अब अगली 3 राशि की तरफ बढ़ते हैं, जो है मकर, कुंभ और मीन। इसके बारे में जानते हैं और उसके बाद फिर जानेंगे मांगलिक दोष के बारे में। तो सबसे पहले प्रदीप जी 3 राशि। तो मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत होने वाली है फाइनेंस से जुड़ी हुई चीज़ों से, यानी कि आपको इस सप्ताह में फाइनेंशियल गेन होने वाले हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, तो वहाँ से आपको लाभ मिलने वाला है। अगर आपकी कोई जमा पूंजी, कोई एफडी, कोई मतलब कुछ भी इस तरह का सेविंग्स था, तो वहाँ से आपको लाभ मिलने वाले हैं। यानी कि कुल मिला के इस सप्ताह में आपकी सेविंग्स बढ़ने वाली हैं। इसके साथ साथ आपको अपनी माता से, अपने परिवार से, आपके घर से सपोर्ट मिलने वाला है। तो कुल मिला के फाइनेंस और घर का सुख आपको पूर्ण रूप से इस सप्ताह प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए पिछला सप्ताह थोड़ा सा नकारात्मक रहा होगा। आपके खर्चे हुए होंगे, कुछ हॉस्पिटलाइजेशन से जुड़ी हुई चीज़ें आपके जीवन में हुई होंगी, या बीमारी से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें परिवार में हुई होंगी। अब उन सब से आपको छुटकारा मिलने वाला है। इसके साथ साथ आपको प्रोफेशनल फ्रंट पर मान सम्मान की प्राप्ति होगी, तथा इसके साथ साथ आपकी वाणी और आपका फाइनेंस दोनों इंप्रूव होने वाले हैं। तो कुल मिला के कुंभ राशि के जातकों के लिए भी ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है।
अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों के। तो मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत कुछ नकारात्मक चीज़ों से होगी, यानी कि आपका इस समय पर काफ़ी व्यय होने वाला है। आप घूमने के दृष्टि से भी व्यय कर सकते हैं। इसके साथ साथ परिवार में किसी जन के बीमार होने के कारण भी आपका पैसा आपकी जेब से निकल सकता है। लेकिन सप्ताह के मिड में आके आपको उन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा और सप्ताह के अंत तक आते आते आपको कुछ फाइनेंशियल गेन्स भी हो जाएंगे। तो आपके लिए कुल मिलाकर मिला जुला रहने वाला है। पहले 2-3 दिन आपको सिर्फ सावधानी बरतनी है, बाकी उसके आगे ठीक हो जाएगा। चलिए, तो ये थी 12 राशियां और कैसा रहने वाला है आपका आगामी सप्ताह और क्या करना है आपको, कैसे सावधानियां रखनी हैं, इसके बारे में हमने प्रदीप जी से जाना। लेकिन प्रदीप जी, जैसा कि हम लगातार शुरुआत में ही अपने दर्शकों से हमने कहा है कि मांगलिक दोष क्या है, तो वास्तव में मांगलिक दोष को लेके आपने भी देखा होगा तमाम ऐसे लोग आपके पास आते होंगे जो मांगलिक दोष को लेके बड़ी दुविधाओं में रहते हैं जी। तो सबसे पहले तो सबसे सीधा और सिंपल सा जो सवाल है जो हमारे दर्शकों को आप बताएं कि मांगलिक दोष है क्या? देखिए, मांगलिक दोष जो होता है वो मंगल की स्थिति के कारण बनता है। उसमें स्पेसिफिक स्थिति होती है कि जब मंगल कुंडली के किन्हीं भावों में स्थित होता है तो उसको हम मांगलिक दोष कहते हैं। किस प्रकार से? जब आपकी कुंडली में मंगल लगन में हो, यानी कि पहले घर में हो, चौथे घर में हो, 7वें घर में हो, 8वें घर में हो या 12वें घर में हो, अगर इनमें से किसी भी घर में अगर मंगल स्थित है तो मांगलिक दोष बन जाता है। लेकिन हमारे समाज में इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा भ्रांतियां हैं कि अगर मांगलिक है तो मांगलिक की शादी मांगलिक से होगी, मांगलिक अगर कोई लड़का है या कोई लड़की है तो उसके जीवन में वैवाहिक सुख नहीं उसको मिलेगा। तो इस प्रकार से काफ़ी कुछ उनको सुनाया जाता है, बताया जाता है, डराया जाता है, फिर उसमें पूजा भी कराई जाती हैं। तो काफ़ी कुछ नकारात्मक भी चीज़ें होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि मांगलिक दोष बिल्कुल ख़राब नहीं करता है या एकदम अच्छा हो जाता है, लेकिन सिर्फ ये बात जान लेना कि अगर मांगलिक है तो ख़राब हो जाएगा, ये एक बहुत गलत धारणा है। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि मांगलिक है तो भाई दूसरे से शादी नहीं हो सकती है और बड़ा अटपटा सा व्यवहार किया जाता है जी। तो सिर्फ ऐसा जान लेना या खुद से ये समझ लेना कि किसी ने बोल दिया आपको जी आपकी कुंडली में जी आप मांगलिक हो, तो आपने ये मान लिया कि अब मेरा वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा या हमारी संतान के अगर किसी की कुंडली में ऐसा योग बन गया है वो खराब हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कितनी सी कुंडलियां अगर आप फैक्ट पे जाएंगे, अगर आप 1000-2000 कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं तो जो हमने किया भी है तो उसमें सामने ये आया है कि सिर्फ और सिर्फ मंगल को दोष देना पूर्ण रूप से गलत होता है जी। होता क्या है कि मान लीजिए कि मंगल आपके लगन में बैठा है, पहले घर में बैठा है, तो मंगल जब भी लगन में बैठता है, अभी हम किस राशि में बैठा है हम उसको इग्नोर कर देते हैं, सिंपल रखते हैं जी। अगर मंगल आपके लगन में बैठा है तो मंगल जब भी आपके लगन में आएगा तो वो आपको डोमिनेटिंग बना देगा। अच्छा। क्योंकि मंगल को कालपुरुष की कुंडली में सेनापति कहा जाता है, वो साहस है हमारा, वो बल है हमारा जी। तो जब मंगल प्रधान कोई भी व्यक्ति होगा तो उसके अंदर करेज आ जाएगा, उसके अंदर हिम्मत आ जाएगी, उसके अंदर लीड लेने की क्षमता आ जाएगी, उसके अंदर प्रैक्टिकल अप्रोच आ जाएगी। सेनापति को आपने देखा, सेनापति प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है, उसको तो लड़ना है, उसको तो युद्ध जीतना है, उसको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, उसको प्रैक्टिकल चीजें करनी है जी। तो मंगल अगर लगन में आ गया तो वो क्या चाहेगा कि मैं जीतूं, मेरे अंदर एक जज्बा है। तो जब आपका मंगल लगन में है तो उससे आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अब आपने उसको मांगलिक बोल दिया है, तो अब खटपट कब हो सकती है? अगर मान लीजिए ये मंगल लड़की की कुंडली में लगन में बैठा है तो लड़की डोमिनेटिंग होगी, वो आगे बढ़ेगी लाइफ में। अब अगर उसके पति का मंगल कमजोर हुआ उसके सामने जी, तो पति पीछे रह जाएगा, दब जाएगा पति। तो जो डोमिनेट करता है, अगर आप लोगों की माइंडसेट देखोगे तो जो डोमिनेट करते हैं वो डोमिनेट होना भी चाहते हैं कुछ हद तक। अच्छा। अगर मैं किसी को ये बोलता हूँ मतलब मेरे अंदर एक युद्ध लड़ने का है, तो जो मुझसे बिल्कुल हट जाएगा ना कि मेरे सामने कुछ है ही नहीं, मैं उसको इग्नोर कर दूंगा जी, बिल्कुल। लेकिन जो मेरे सामने आवाज उठाएगा तो मुझे उससे लड़ने में, तर्क वितर्क करने में मजा आएगा। तो अब अगर लड़की का मंगल मजबूत है और लड़का कमजोर है तो लड़की को कुछ दिन तक तो अच्छा लगेगा जी। लेकिन कुछ समय के बाद वो, आपने देखा भी होगा, प्रैक्टिकली देखेंगे तो उसको लगेगा क्या है ये अपने पॉइंट नहीं रखता है, दब्बू सा हो गया है, मेरा हस्बैंड कैसा हो गया, तो वो इग्नोर कर देगी, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाए, तो शादी खराब हो जाएगी आपकी। अब अगर वहीं पे लड़का वो मंगल मजबूत वाला मिल गया आपको, मान लो उसका भी लगन में है, तो दोनों लड़ेंगे तो जरूर, लेकिन इंटरेस्ट उनका बना रहेगा जी।
तो अब यहाँ पे क्या है कि मंगल जब लगन में होगा तो झगड़ालू बना रहा है, तो सामने वाला बंदा हमें मजबूत चाहिए। तो एक तो ये रीजन है कि मांगलिक को हम मांगलिक से बोल देते हैं जी। अब अगर मंगल किसी का चौथे घर में है तो वो इम्पेशेंट हो जाता है, उसको भी चीज़ें जल्दी चाहिए, वो भूमि भी देगा, उसको सारी चीज़ें देगा, लेकिन इम्पेशेंट बनाएगा थोड़ा सा। तो अब सामने वाला भी चाहिए मजबूत बंदा जो उसको सहन कर पाए, उसके इम्पेशेंट को। इसी प्रकार से 7वां, उसी प्रकार से 8वां, उसी प्रकार से 12वें घर का सेम कहानी है सारी। अच्छा। दूसरा कि मंगल किस राशि में बैठा है, जैसे लगन में बैठा है, अगर वो उच्च का मंगल है आपका, मकर राशि का है, तो रोचक योग बना देगा वो। तो रोचक योग ज़्यादा बलवान हो जाएगा इन कंपैरिजन टू मांगलिक योग के। तो रोचक योग वाला व्यक्ति तो अपने पराक्रम से सारी चीज़ें आपको अचीव कर लेगा। अच्छा। 4th हाउस में बैठ जाए तब भी रोचक योग बना लेगा, 7th हाउस में बैठ जाए तब भी रोचक योग बना लेगा वो, क्योंकि उच्च का हो गया है मंगल, या स्वराशि का हो जाए, मेष का या वृश्चिक का। तो अगर उस केस में भी आप उसको मांगलिक दोष होने के कारण उसके विवाह में आप बोल दोगे कि जी इसका विवाह खराब हो जाएगा, तो ये एकदम नॉनसेंस है। हाँ, अब इसको आप वाइस वर्सा कर लीजिए। जैसे अभी इस बात को आप देखिएगा, जो भी हमारी इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे वो इस बात देख सकते हैं अपनी कुंडली में। अगर आपकी कुंडली में, खासकर फीमेल की कुंडली में, अगर 5वें घर में मंगल हो जी, तो उसका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होता है। यानी कि 5वें घर में यदि मंगल बैठा हुआ है किसी स्त्री के, यस, विशेष रूप से, तो उसका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होगा। इस बात का ध्यान रखें। आप अपनी कुंडली में खुद चेक करिए, उससे क्या होगा, क्योंकि 5th हाउस आपकी बुद्धि का है, 5th हाउस से आप सोच विचार करते हैं, 5th हाउस आपकी संतान का है, 5th हाउस आपके प्रेम का है। वहाँ पे अगर आप मंगल को बैठाओगे, मंगल का कुछ काम ही नहीं है, वहाँ तो युद्ध लड़ने वाला अगर आपने प्लेनेट आपकी पत्री में आ गया है, तो वहाँ पे आप प्लानिंग कम करोगे, वहाँ पे आपका एग्रेशन ज़्यादा होगा, सोचोगे बाद में, एक्शन पहले ले लोगे, तो लड़ाई होगी, स्वाभाविक होगी। और जहाँ लड़ाई होगी तो फिर वो इतनी लड़ाई हो रही है कि आप सोच नहीं रहे, सिर्फ लड़ने पे उतारो, तो वैवाहिक जीवन आपका खराब हो जाएगा। एक सवाल, अमूमन मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके पास कुंडली नहीं है उनकी, तो इस कंडीशन में कैसे ये पता चलेगा कि मांगलिक है वो? इसका किस प्रकार से हम जान सकते हैं? नहीं, देखिए, अगर कुंडली नहीं है तो मांगलिक है, इस प्रकार उस पे सटीकता से तो कोई नहीं बोल सकता है कि आपकी कुंडली बिल्कुल ही नहीं है जी। लेकिन हाँ, अंदाजा है आपको कि मान लो डेट ऑफ बर्थ पता है, ईयर पता है, टाइम में कुछ कंफ्यूजन है, तो उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। नहीं, कहने का मतलब ये था कुछ विशेष लक्षण होते हैं। मान लीजिए हम कुंडली ना देखें तो किसी व्यक्ति के साथ एक समय बिताने के बाद हम ये कैसे जान सकते हैं कि इसमें मांगलिक दोष है या हो सकता है? एक नॉर्मल लक्षण जो होता है मांगलिक दोष का। नहीं, उस पे देखो, लक्षण तो मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे मैंने लगन के मंगल के लिए बोला, तो इस प्रकार का उसका व्यक्तित्व होगा। लेकिन अगर वो वहीं पर नीच का मंगल हुआ लगन में और उच्च का मंगल हुआ, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा। अगर नीच का मंगल किसी की पत्री में है, किसी भी घर में है, चलो हम लगन में अभी फिलहाल हम मान लेते हैं, तो वो चिक बहुत करेगा, इम्पेशेंट होगा, उसके अंदर बिल्कुल सहन शक्ति नहीं होगी, हर बात पे झगड़ा करने के लिए उतारू रहेगा, वो हर चीज़ें एकदम चाहिए होंगी उसको। अच्छा। लेकिन वहीं पे अगर उच्च का मंगल हुआ वो, तो रोचक योग बना के जब बैठेगा वो उच्च का मंगल लगन में, तो वहाँ पर तो वो बहुत ज़्यादा सहनशील हो जाएगा, लेकिन दोनों मांगलिक हैं जी। तो उस प्रकार से आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। तो उस नतीजे पे पहुँचने से अच्छा है आप उसको इग्नोर कर दीजिए। अगर कुंडली नहीं है तो ठीक है, आप मत उस लाइन में जाइए, आप अपने पाम रीडिंग कराइए, या आप अपना प्रश्न कुंडली से आप अपने प्रश्न का ले सकते हैं, या वास्तु की मदद से आप अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा कर सकते हैं। तो आप कुंडली के पीछे फिर ना पड़िए, मेरा सजेशन ये है। एक सवाल और जी, क्या जिस प्रकार से हम कहते हैं कि शनि की 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है, तो क्या इस प्रकार से मंगल दोष का भी होता है कि मांगलिक जो दोष है वो कुछ समय के बाद या कुछ अंतराल के बाद खत्म हो जाता है या पूरा हो जाता है? जी, देखिए, कहा तो ये जाता है कि 27 साल के बाद मंगल का जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। अच्छा। तो इसीलिए कई बार कहा जाता है कि आप अगर मांगलिक हैं तो 27 साल के बाद आपको शादी करनी चाहिए। विशेष ध्यान रखें, जो बात प्रदीप जी बता रहे हैं अमूमन कम ही लोग जानते हैं कि जो भी मांगलिक दोष होता है, उस मांगलिक दोष को दूर करने का या उसके प्रभाव को कम करने का, यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का संदेह है, तो उसे दूर करने का जो आप कह रहे हैं कि 27 साल के बाद वो कम असर कम हो जाता है। अच्छा, मंगल जो दोष है उसका असर और प्रभाव कम हो जाता है जी। दूसरा क्या है ना, अगर आप कुंडली के बिना सिर्फ मांगलिक दोष को, जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने आपको एक बताया कि आप 5th हाउस में अगर मंगल है, उसको तो मांगलिक नहीं है,
लेकिन उसका वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। खराब हो जाता है। दूसरा एक और, अगर 9th हाउस का मंगल है, अच्छा 9वें घर में अगर आपकी कुंडली में मंगल है तो 2 शादियों का योग बना देता है अकेला मंगल। अच्छा, मतलब 9वें घर में अगर मंगल हाँ, है तो और इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ रिसर्च है। कितना, अगर हम एक 80 तुलनात्मक करें, to 90%। अगर फीमेल की पत्री में है तो आप 10 पत्रियां देखेंगे, उनमें से 8 से 9 पत्रियों में दूसरी शादी हो जाएगी। ये देखिए कि अगर 9वें घर में यदि है तो, अगर किसी भी राशि का है, किसी भी राशि का है जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मंगल, हम जो मांगलिक बोल रहे हैं, जैसे अब सप्तम हाउस में मंगल अगर आपका है, जी, अगर कोई और नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं है उस मंगल के ऊपर, तो अगर फीमेल की पत्री में 9th हाउस में मंगल है तो उसका वैवाहिक जीवन खराब की बजाय उल्टा अच्छा होता है। 7th हाउस में यदि है यस, तो जबकि वो मांगलिक है। ये सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन अपने है। लिए ही या अपने परिवार के लिए? हाँ, परिवार के लिए। परिवार के लिए। आपका वैवाहिक जीवन अच्छा है तो मतलब आपकी हस्बैंड के साथ ट्यूनिंग अच्छी बिल्कुल, है, आपकी बिल्कुल। अपने ससुर के साथ ट्यूनिंग जी। अच्छी है, आपका एक सुख में आप वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे जी। हो। और फीमेल की पत्री में स्पेसिफिक है ये, अगर फीमेल की पत्री में 7th हाउस का मंगल है, कोई और नेगेटिव एस्पेक्ट ना हो, राहु का, शनि का, कुछ ऐसा ना बन रहा है, सिर्फ मंगल बैठा है, तो उल्टा खराब की बजाय अच्छा वैवाहिक जीवन होगा। अच्छा, जबकि हम उसको मांगलिक बोल देंगे। अगर उसको मांगलिक बोल के हम सिर्फ मंगल के पीछे पड़ जाएं, बिल्कुल। तो कई बार क्या होता है, आपने सुना होगा बहुत बार जी। कि जी हमने यहाँ पूजा कराई, हमने तो दोस्त उसकी पीपल से करा दी, इससे करा दी, उससे करा दी, बहुत बिल्कुल। कुछ हमने पूजाएं कराई, लेकिन तब भी डिवोर्स हो गया, या तब भी परेशानियां बिल्कुल। रहीं, तब भी हमारा क्योंकि हम शायद सही चीज़ उस कुंडली में पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। हम जी। मंगल को दोष दे रहे हैं, हो सकता है कि वो मंगल के कारण हो ही ना रहा हो उसके जीवन में, अच्छा, उसके और भी कारण हो और सकते भी हैं। कारण हो सकते हैं। मंगल डिवोर्स कराने में सक्षम नहीं होता है। डिवोर्स कराने में 3 प्लेनेट मेन रूप से सक्षम होते हैं, शनि, राहु और सूर्य, जो सेपरेटिव प्लेनेट्स हैं। अच्छा, अकेला मंगल लड़ाई करा सकता है, डिवोर्स नहीं कराएगा। ध्यान रखें इस बात का कि सिर्फ मंगल को दोष देना उचित नहीं है। तो मतलब ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, और भी बहुत सारे हैं, हम आने वाले एपिसोड्स में उनको कवर करेंगे। बिल्कुल। तो आप कुंडली को आप अच्छे से आप एनालाइज कराइए, कुंडली को देखिए कि उसमें, जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जी, बिल्कुल। अगर प्रॉपर डायग्नोज ना हो और बिल्कुल। कुछ भी आप उसकी नब्ज देख के उसको कुछ भी गोलियां पकड़ा दो, कुछ भी मर्ज के करा बारे दो, में तो पता कोई नहीं फायदा चलता नहीं। है। प्रॉपर पहले डायग्नोज करो कि किस प्लेनेट के कारण आपकी कुंडली में या आपके बिल्कुल। जीवन में डिस्टर्बेंस है, फिर उसके बाद उसके आप रेमेडी कर सकते हैं। प्रदीप जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, मेल आईडी फ्लैश हो रही है। किसी भी प्रकार की आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष हो या अपने बारे में आप कुछ जानना चाहते हो, और खास करके जैसा कि आज हम मंगल की बात कर रहे हैं, या फिर अन्य ग्रहों के बारे में आपको जानकारी चाहिए, अपने बारे में पूछना चाहते हैं, आपकी कोई और जिज्ञासा है, या अपने अपनों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उस पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप मेल भी हमें कर सकते हैं और अपने बारे में जरूर जान सकते हैं। प्रदीप जी, एक सवाल यहाँ पर और है कि क्या जिसके पास मंगल दोष, या फिर जिसकी राशि में आपने जो बताया कि पहला, चौथा, 7वां, 8वां, 12वां, जिसके घर में मंगल दोष यदि कोई है, तो क्या मंगल दोष का एक लक्षण क्रोध भी है? क्या गुस्सा भी आता है ऐसे लोगों को ज्यादा? नहीं, देखिए जैसा मैंने कहा कि अगर वो मंगल नीच राशि का हुआ, कर्क का हुआ या धनु का भी हुआ, जी, तो आपके अंदर पेशेंस कम होगा, जी, क्योंकि आपको डोमिनेट कर रहा है मंगल, जी, तो गुस्सा दे सकता है। लेकिन वहीं पे मांगलिक दोष होते हुए भी अगर वो उच्च का हुआ या वृश्चिक का हुआ, तो वहाँ पे मांगलिक दोष बन रहा होगा, लेकिन ऐसे बंदे के अंदर साहस हद से ज़्यादा होगा। वो नहीं झगड़ेगा, वो प्रॉपर बात सुनेगा, समझेगा, और कभी भी डर के नहीं जाएगा सिचुएशन से। तो दोनों ही केसेस में वो दिखता है कि मांगलिक है, लेकिन आप सिर्फ झगड़ालू है और वो मांगलिक है, ये नहीं बैठेगा, गड़बड़ है। चलिए, अब कुछ उपायों के बारे में जानते हैं जी, कि मंगल दोष को दोष ना रहे, उसको बेहतर करने के क्या उपाय हैं? क्या छोटे छोटे उपाय हम अपने जीवन में, मंगल दोष हो तो भी, ना हो तो भी, कुल मिला के मंगल को फेवरेबल करने की हम बात कर रहे हैं कि मंगल के कोई नेगेटिव प्रभाव हमारे जीवन में ना रहे। जी, देखिए, मंगल हमारी कुंडली में अगर नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, अगर वो हमारा योग कारक प्लैनेट नहीं है, मूल रूप से अगर वो हमारी हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है, तो हमें मंगल से जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं उनका दान करना चाहिए। जैसे लाल दाल हो गई हमारी, लाल मिठाई हो सकती है, हनुमान जी को आप चोला चढ़ा सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा
दान करने से संबंधित उपाय। दूसरा, अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। अब अगर उस मंगल की वजह से आपके कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम हो रही है, मान लीजिए कि नीच का मंगल आपका 10th हाउस में बैठा है और वो आपके कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम कर रहा है, तो उस केस में आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। अगर वो आपके वैवाहिक जीवन में डिस्टरबेंस कर रहा है तो आप मंगल की पूजा उज्जैन में जाके भी करा सकते हैं। वहाँ पर मंगलनाथ मंदिर है जहाँ पे मंगल ग्रह का जन्म स्थान जिसको कहा जाता है, तो वहाँ भी मंगल की पूजा होती है, तो वहाँ भी आप मंगल की पूजा करा सकते हैं। अच्छा, एक बार मैं चाहूँगा मेरे दर्शकों को फिर से वो स्थान बताएं, क्योंकि उज्जैन के बारे में लोग अक्सर यही जानते हैं कि काल सर्पदोष की पूजा के लिए लोग अक्सर वहाँ पर जाते हैं। काल सर्पदोष की पूजा के लिए तो आप महाकाल के मंदिर जाते हैं, लेकिन वहीं पर मंगलनाथ मंदिर है, वहाँ पे विशेष रूप से मंगल के कोई भी दोष अगर आपकी कुंडली में है या मंगल आपके जीवन में कुछ नेगेटिव रिजल्ट लेके आ रहा है तो उसकी पूजा की जाती है। तो उस माना ये जाता है कि मंगल ग्रह की जो जन्म भूमि है वो उज्जैन है और वो मंगलनाथ मंदिर है, तो उस मंगलनाथ मंदिर में पूजा की जाती है, तो वहाँ जाके भी आप पूजा करा सकते हैं। या आप मंगल के जो मंत्र हैं जो उनका भी आप 1.25 लाख बार या जितना भी जो आप अपनी कुंडली के हिसाब से आप एक बार उसको चेक कराइएगा, कम से कम 1.25 लाख बार तो होता ही है, तो मंत्र जाप भी करा सकते हैं। खुद करें तो सबसे अच्छा है, खुद नहीं कर सकते हैं तो फिर आप किसी पंडित से करा सकते हैं या कोई आपके घर का व्यक्ति भी कर सकता है संकल्प लेके आपके नाम से। बिल्कुल। दूसरा एक बड़ा सवाल यहाँ पर कि मंगल दोष को दूर करने के लिए क्या किसी भी प्रकार का हम रत्न ही धारण कर सकते हैं? देखिए, अगर मंगल आपकी कुंडली में योग कारक है और वो सही घर में बैठा हुआ है, मान लीजिए कि केंद्र में है या त्रिकोण में मंगल आपका बैठा हुआ है, योग कारक प्लेनेट है आपकी कुंडली में, यानी कि मेष लगन है आपका, वृश्चिक लगन है, धनु लग्न है या सिंह लग्न है, और वो 8वें या 12वें घर में नहीं है, तो आप मंगल का स्टोन पहन सकते हैं। लेकिन अगर वो 8वें या 12वें घर में बैठा है तो फिर मंगल का आपको यानी कि मूंगा आपको नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि अगर वो गलत स्थिति में बैठा होगा और आप उसका रत्न धारण कर लेंगे, रत्न धारण करने का सिर्फ एक मकसद है, जब भी आप किसी प्लैनेट का कोई स्टोन पहनते हैं तो मतलब आप उस प्लैनेट को एक पावर दे रहे हैं। यानी कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरी एक अपनी एक पावर है, लेकिन मेरी पावर बढ़ाने के लिए आप मुझे एक लाठी दे दीजिए, मुझे एक आप AK-47 दे दीजिए, मतलब आप मुझे शस्त्रों से मेरे बल को बढ़ा रहे हैं। तो अगर मेरा सही जगह पे मैं बैठा हूँ और मेरी बुद्धि ठीक है अच्छा करने की, तो मैं भला करूँगा। लेकिन अगर मैं गलत जगह पे बैठा हूँ, गलत संगत में बैठा हूँ और मेरी इंटेंशन गलत करने की, तो फिर मैं उनका दुरुपयोग कर सकता हूँ। तो स्टोन पहनते हुए आपको विशेष रूप से आपको अपने जो भी आपके ज्योतिषी हैं जिनको भी आप कुंडली दिखाते हैं उनसे राय जरूर लीजिए, और आपका जो मंगल है वो 8वें और 12वें घर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए और योग कारक होना चाहिए आपकी पत्री में वो मंगल, तभी आप उसका स्टोन पहने, अदरवाइज तो आप उसका स्टोन ना पहने। अगर आपको कुछ पहनना है तो आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, तो रुद्राक्ष से कोई भी आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा, पॉजिटिव जितना आएगा वो आएगा लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा। चलिए, बहुत बेहतर है। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगले एपिसोड में जो प्रदीप जी ने रुद्राक्ष की बात की है, अगली बार हम और विस्तार से रुद्राक्ष के बारे में जानेंगे कि क्या राशि के अनुसार हमें रुद्राक्ष, कितने मुखी रुद्राक्ष धारण करने चाहिए और रुद्राक्ष के प्रभाव हमारे जीवन पर किस प्रकार से सकारात्मक पड़ते हैं और धारण करने की क्या विधि है, क्या नियम है, और कौन रुद्राक्ष धारण कर सकता है या फिर कौन नहीं धारण कर सकता है, इसके बारे में हम अगले एपिसोड में जरूर जानेंगे। तो ये एक सामान्य रूप से मंगल दोष के बारे में या फिर कुंडली के में जो मांगलिक दोष जो कहा जाता है उसके बारे में जानकारी थी। मंगल दोष होता क्या है, आपकी कुंडली में मंगल क्या प्रभाव डाल रहे हैं, क्या आप वास्तव में मांगलिक दोष आपकी कुंडली में है या फिर है तो उसका प्रभाव आपके जीवन में कैसा पड़ने वाला है, इसके बारे में बेहतर होगा कि आप अपनी कुंडली, अपना डेट ऑफ बर्थ, समय, स्थान, सब कुछ हमें आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें और फिर उसके बाद अपने बारे में आप जानें और हमारे प्रदीप जी से आप संपर्क करके अपने बारे में संपूर्ण जानकारी मांगलिक दोष के अलावा जो भी आप बेहतर जानना चाहते हैं अपनी कुंडली के हिसाब से जानें, क्योंकि आज जो हम मंगल दोष के बारे में आज जो हमने जानकारी प्रदीप जी से जानी वो सिर्फ एक सामान्य रूप से इसकी जानकारी थी और बेहतर परिणाम के लिए जरूरी है कि आप अपनी कुंडली के अनुसार इसके बारे में बेहतर जानें। प्रदीप जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत धन्यवाद।
चलिए, बहुत बेहतर है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है आप, लेकिन हाँ, उसके बारे में विशेष रूप से आप जानकारी जरूर रखें। इसी प्रकार से अगले सप्ताह भी आपसे फिर होगी मुलाकात। आपकी राशि, आपकी 12 राशियां क्या कहती हैं उसके बारे में जानेंगे, और साथ ही जानेंगे क्या है विशेष, और खास करके जैसा कि हमने रुद्राक्ष के बारे में चर्चा की है, तो रुद्राक्ष के बारे में भी हम जानेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।